हेलो बच्चों, स्काई लर्निंग में आपका फिर से स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे नीट का बेसिक मैथमेटिक्स। जिन बच्चों को न्यूमेरिकल्स के अंदर प्रॉब्लम आती है कि हमसे मैथ्स में जो मैथ के कॉन्सेप्ट आते हैं वो हमें याद नहीं रहते या हमें सॉल्व नहीं करने आते कि ये चीज़ आप कैसे ओपन अप कर देते हो, तो काइंड ऑफ ऐसी चीज़ें जैसे कंपोनेंट्स कैसे बन जाते हैं वेक्टर्स के अंदर, ठीक है। तो बिल्कुल बेसिक लेवल वो मैथमेटिक्स करेंगे। जो बच्चे न्यूमेरिकल से बहुत ज़्यादा डरते हैं, इस वीडियो के बाद उनको इतनी हेल्प ज़रूर मिल जाएगी कि न्यूमेरिकल को किस तरह से आपको सॉल्व करना है या कोई भी कॉन्सेप्ट में डिफरेंशिएशन कैसे यूज करते हैं या इंटीग्रेशन कैसे यूज करते हैं। बहुत सी चीजें हम इसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले। बिल्कुल कॉमन टॉपिक है हमारा, कॉमन फॉर्मूलाज। नाम भी कॉमन फॉर्मूला है, टॉपिक बड़ा कॉमन है ये। जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर है, सिंपल आइडेंटिटी है, आप 9th-10th लेवल से इसको पढ़ते आ रहे हो और यूज भी किया होगा बहुत। ये बड़े सिंपल फॉर्मूलाज हैं, ये आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, और जो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी है, ये तो बहुत ज़्यादा यूज होती है। जो बच्चे 12th क्लास में होंगे उनको ये चीज़ पता लगी होगी। ये वाली आइडेंटिटी जो है वो एक्सियल लाइन, और या फिर हम यूज़ करते थे किसी भी पोटेंशियल को फाइंड आउट करना डाइपोल की वजह से, या इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट करना। तो ये वाली आइडेंटिटी एलसीएम में बहुत ज्यादा यूज होती है। दूसरा, ये ए प्लस बी का क्यूब होल क्यूब है, ये वाली आपको आइडेंटिटी याद रखनी है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी हो गया। माइनस वाले में सारे माइनस हो जाएंगे, ठीक है। बिल्कुल कॉमन है, ये मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट दे दिया इसका, आपको इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है इसके अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रूट्स निकालने। तो कई बार क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि वहां पे आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है। तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर आपको फैक्टर्स ढंग से नहीं बनाने आ रहे, तो उस टाइम पे आपको आंसर के पास पहुंचना है, तो आपको कई बार ये वाला रूट वाला मेथड यूज करना पड़ता है, जिसके अंदर ये जो अल्फा और बीटा, सम ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट, ये 10th का टॉपिक है बच्चों। आपको सिर्फ इतना याद रखना है इसके अंदर कि रूट्स निकालने हो, अगर ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, रूट्स निकालने के लिए हम लोग एक यूज करते हैं अल्फा, फिर यूज करते हैं बीटा। अल्फा के अंदर क्या होता है, माइनस का बी प्लस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये डी वाला फॉर्मूला है बच्चों, जो 10th में आपने मैथ्स में पढ़ा था। डी की वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac होती थी, ये वही चीज है। तो माइनस का बी प्लस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a, और अगर दूसरा रूट निकालना है तो उसके अंदर दोनों साइन जो है वो माइनस के हो जाते हैं। समझ में आ गया? बाकी सारा सेम है। फिर उसके बाद सम ऑफ रूट्स क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, उसकी वैल्यू क्या होती है, जो हमारे पास ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन के अंदर हमारे पास जो x का कोफिशिएंट है उसको b बोलते हैं, तो माइनस का b अपॉन में जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो a है, उसको a से डिवाइड कर देते हैं, तो माइनस b बाई a। आप सभी बच्चों को अच्छे से याद होगा, 10th में आपने पढ़ा होगा ये। प्रोडक्ट ऑफ इट्स रूट्स क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा, वो होता है हमारा c बाई a। c हमारा लास्ट में जो कॉन्स्टेंट है, डिवाइड बाई a। समझ में आ गया? जस्ट एक कॉल है छोटा सा कि आपको ये ध्यान रखना है कि ये वाला टॉपिक आपका कभी भी यूज हो सकता है जहां पे आपके फैक्टर्स नहीं बन रहे, ठीक है। अगला टॉपिक है हमारा इसके अंदर बाइनोमियल। बाइनोमियल थ्योरम कहां यूज होती है? देखो बच्चों, इसका यूज जो है जनरली ग्रेविटेशन में, अगर आपने एक टॉपिक पढ़ा हो जहां पे हम ग्रेविटी की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। ग्रेविटी की वैल्यू निकालते हैं जब वेरिएशन ड्यू टू हाइट वाला टॉपिक होता है, 11th का कॉन्सेप्ट था, तो वहां पे ना बाइनोमियल थ्योरम यूज की जाती थी जब हम उसका डेरिवेशन करते थे, ठीक है। तो यहां पे क्या है, बाइनोमियल के अंदर एक फॉर्मूला होता है 1 प्लस एक्स की पावर n है। इसको अगर हम एक्सपैंड करते हैं 1 प्लस एन एक्स प्लस में n इंटू एन माइनस 1 बाई 2 फैक्टोरियल, यहां पे x का स्क्वायर प्लस में n इंटू एन माइनस 1 n माइनस 2, ये लंबा चौड़ा एक एक्सप्रेशन बन जाता है, ठीक है। आपको ये सारा याद नहीं करना है, आपको यहां पे क्या याद करना है, सिर्फ एक चीज, 1 प्लस एन एक्स वाला, मैंने नेक्स्ट पेज पे लिखा हुआ उसको, 1 प्लस एक्स वाला, nx मतलब ये पावर आगे आ जाती है। अब मैं तुम्हें एक छोटी सी बात सिखाता हूं। देखो बच्चों, अगर आपके सामने कोई क्वेश्चन आ गया जैसे 1 प्लस एक्स है, इसकी पावर n है, मोस्ट ऑफ द जो हमारे क्वेश्चन होंगे ना, वो सारे के सारे 2 एक्सपेंशन तक ही रुक जाते हैं। अब 2 एक्सपेंशन का मतलब क्या है, जरा पीछे चलते हैं। जैसे ये पहला एक्सपेंशन है, ये दूसरा, मतलब हमें इतना ही फॉर्मूला एक बार याद रखना है, हमारा 99.9% काम यही बन जाता है। मैं आपको दिखाता हूं सवाल कैसे आते हैं। जैसे मान लो 1 प्लस एक्स की पावर n है, अगर आपका x जो है वो बहुत छोटा नंबर है। छोटा नंबर कैसे? इफ द x इज लेस देन 1, अगर x की वैल्यू 1 से छोटी है, उस सिचुएशन में आप पावर को आगे ला करके मल्टीप्लाई कर सकते हो।
इसके एग्जाम्पल देखो। अब जैसे मान लो मैंने यहां पे लिख दिया, एक क्वेश्चन है भाई 1001 की पावर 1/3 है, मतलब क्यूब रूट है 1001 का, आपको ये सॉल्व करना है। यहां पे आपको बाइनोमियल हेल्प कर सकता है, मैं अभी आपको ये करके दिखाऊंगा। इससे पहले ऊपर वाले फॉर्मूलाज को देख लो। मान लो यहां पे ये x है, इसकी पावर -n है, तो आगे आ जाएगा ये -nx बन जाएगा। ये प्लस का n है और यहां माइनस है तो ये आगे आ जाएगा। तो कहने का मतलब है यहां पे जो x होगा ना वो 1 से बहुत छोटा है। कितना होगा? जैसे 0.01, 0.002 है, इस तरह से कोई नंबर आ जाता है। मैं आपको अभी एक सैंपल दिखाता हूं। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे एक सवाल लिया है, कैलकुलेट 1001 की पावर 1/3। ये मैथ का क्वेश्चन है, फिजिक्स का यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है। फिजिक्स का अगला सवाल मैंने लिखा हुआ है ग्रेविटी वाला, ये भी आपको करके दिखाऊंगा। जैसे यहाँ पे मान लो 1000 है, अब 1000 को मुझे ब्रेक करना है, तो 1000 + 1 मैं कर सकता हूं, ये कर दिया। पावर कितनी होगी इसकी? 1/3। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मुझे इसको कुछ ऐसा बनाना है 1 + x की पावर n। मेरे पास पावर तो है जी, n की वैल्यू 1/3 है, ये वाली वैल्यू 1 से छोटी होनी चाहिए। तो मैं यहां क्या करता हूं, 1000 को बाहर निकाल लेता हूं, कॉमन निकाल रहा हूं। तो देखो आप यहां पे 1000 बाहर आ गया, पावर 1/3 है, ये 1/3 हो गया, ऐसे निकाल लेते हैं। चलो ऐसा करते हैं, पावर मैं यहां नहीं लिखता, मैं बाहर लिख दूंगा, सबकी पावर ले लूंगा कॉमन। प्लस में यहां बचेगा 1, जिसके पास 1000 है वो डिवाइड हो गया, वहां 1 बच गया। अब 1 के पास 1000 नहीं है तो इसके डिवाइड में चला जाएगा। ये चीज आप ध्यान देना, बहुत से बच्चे यहां गलती करते हैं कि सर आपने यहां पे ये कैसे कर दिया, कॉमन कैसे निकाल लिया। बिल्कुल आसान है, 1000 को बाहर लिख लो। ठीक है, यहां 1000 है तो यहां डिवाइड कर दिया 1000 बाय 1000, तो क्या बन गया? 1 बच गया। जैसे 1000 डिवाइड बाय 1000 प्लस में 1 डिवाइड बाय 1000, और मैं बाहर लिख देता हूं 1000। तो क्या ये मैं लिख सकता हूं ना? आप इसको ऐसे समझ सकते हो, 1000 से मल्टीप्लाई किया, 1000 से डिवाइड किया, ये तो समझ सकते हो ना आप। बिल्कुल वही किया मैंने यहाँ पे। तो यहाँ पे 1000 से 1000 कट गया, 1 बच गया। यहाँ क्या बचेगा? 1/1000। सेम चीज है, पावर कितनी है? 1/3 है, 1/3 है। अब यहाँ इस चीज को देखो आप, इस चीज को, ये वाली चीज आपकी 1 से छोटी है। कैसे? 1 डिवाइड बाई 1000 कितना बन गया? 0.001 लिख सकता हूं मैं यहाँ पे, 0.001। तो यहाँ पे ये है हमारे पास 10 की पावर 3 है। अब यहाँ 1/3 है, तो अगर मैं इसको 1/3 दे दूं, एक ही बात है भाई, इसकी ये पावर पूरे की है, इसकी भी है और इसकी भी है। तो यहां लिख दो। अब इसको कितना हो जाएगा? ये 1 प्लस में ये कितना बन गया हमारे पास? 0.001 रेज टू द पावर 1/3। ठीक है, ये चीज बन गई। अब मुझे क्या करना है, मुझे इस 1/3 को गायब करना है। इसके ऊपर तो गायब हो गया क्योंकि इसके पास ऑलरेडी 1000 था, ये कट गया। अब इसको 1/3 को सॉल्व करना ये मुश्किल लग रहा है दिखने में ना। इस चीज के लिए, ये जो आप देख रहे हो, ये इस चीज के लिए हम यहां पे बाइनोमियल का यूज करते हैं। हमारे पास जो x है वो यहां पे कितना है? 0.001 है, और ये क्या है? पावर है। ये 1 से छोटा है तो 1/3 को यहां लिख सकते हैं आप, ये फैसिलिटी है इसकी। तो यहां क्या बन गया हमारे पास? ये बन गया 10 ब्रैकेट 1 प्लस में 1/3, और यहां पे कितना है? 0.001। लो बच्चों, ये हो गया। अब 1/3 जो है वो देखते ही दिमाग खराब हो जाता है बच्चे का कि यार अब इसको सॉल्व कैसे करें। तो इस तरह की सिचुएशंस के लिए हमने ऐसा किया। अब हमारे पास ये ऐसे सवाल तो आने से रहे मैथ वाले कि 1001 का क्यूब रूट निकालो। ये जस्ट एक एग्जांपल है कि मैं इसको यूज कैसे करूंगा। अब बात करते हैं फिजिक्स में कैसा सवाल आता है। उसके लिए यहां पे एक क्वेश्चन है, आप देखो। जैसे ये ग्रेविटी वाला आपने पढ़ा भी होगा जरूर, जब आपने ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ा होगा तो वहां पे ये क्वेश्चन जो है डेरिवेशन फॉर्म में दिखता है। तो यहां पे हमने एक इसका क्वेश्चन बना लिया कि हमारे को एक ये वैल्यू दी हुई है। क्वेश्चन क्या है? ग्रेविटी की वैल्यू दी हुई है G R का स्क्वायर अपॉन में R + H का होल स्क्वायर। ये हमें दिया हुआ है और हमें ये कहता है कि H की वैल्यू बहुत छोटी है, R से बहुत छोटी है। R क्या है यहाँ पे? R तो जी यहाँ पे 6400 किलोमीटर होता है, रेडियस ऑफ अर्थ को बोलते हैं हम R। ठीक है, ये सब चीजें क्वेश्चन में मेंशन होती है, मैं आपको बता रहा हूं।
प्रूव करना है जी ये वाली वैल्यू निकाल के दिखाओ। अब इस वाली वैल्यू को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, अब जिस बच्चे ने 11th का डेरिवेशन ढंग से करा हुआ है, जिसको बाइनोमियल लगाना आता है, वो समझ गया होगा यहाँ पे क्या किया है। अब जिस बच्चे को ये डेरिवेशन नहीं आता ढंग से, तो वो बाइनोमियल से कैसे सॉल्व किया होगा वो मैं करके दिखाऊंगा आपको, देखना आप ध्यान से। अब यहाँ पे क्या है, g डैश इज इक्वल्स टू जी आर का स्क्वायर। अब एक काम करो बच्चों, यहां से ना r कॉमन ले लो, जैसे वहां 1000 कॉमन लिया था, यहां पे r कॉमन ले लो, r कॉमन ले लिया जी। r कॉमन लूंगा तो पावर के साथ बार आएगा, यहां क्या बचेगा 1 प्लस में h बाय आर आएगा, इसकी पावर 2 है। अब r स्क्वायर से r स्क्वायर उड़ा दो, ये उड़ गया, बचा क्या आपके पास g डैश इज इक्वल्स टू g। अब बच्चों ये वाली चीज अगर ऊपर लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, माइनस लिखूंगा। अब जिन बच्चों को ये कॉन्सेप्ट नहीं आता वो भी ध्यान दो। और 1/x का स्क्वायर है, आप इसको क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो x की पावर -2, ये चीज लिख सकते हैं। अब आप यहां पे मान लो ये 1 प्लस ये क्या है आपके पास पूरा x है, अगर मैं इसको ऊपर लिखना चाहता हूं तो 1 प्लस h बाई आर की पावर -2 होगी, ये देख लो ये बन गया, क्लियर है। अब यहां पे जो गिवन है h डिवाइड बाई आर, ये आपका x बन गया, और ये क्या बन गया 1 प्लस में x की पावर -n। फॉर्मूला देखो क्या है, -n आगे आ जाता है, ये माइनस बन जाता है, क्लियर होगी बात। अब ये मैंने 4 इसीलिए लिख दिए ताकि बच्चे को कहीं पे कंफ्यूजन ना हो, पावर प्लस की है कि माइनस की, या आगे का साइन बदलेगा या नहीं बदलेगा, मैंने चारों लिख दिए। जनरल क्या है 1 प्लस एक्स की पावर n है, n आगे आ गया बस, n आपका माइनस है, 1 माइनस एक्स में है, ये सब आपको वहां पे कैलकुलेशन में देखने को मिलेगा, आप आराम से कर लोगे, इतना मुश्किल नहीं है ये। अब यहां पे क्या करना है, ये देखो h की वैल्यू कितनी है, मैंने बोला रेडियस है 6400 किलोमीटर, और हमें क्वेश्चन में बोलते हैं कि h की वैल्यू r से बहुत छोटी है। अब मान लो हमारी अर्थ का रेडियस है 6400 किलोमीटर, अब मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, मैंने मान लिया अर्थ के सरफेस से कितना दूर, मान लो 500 किलोमीटर, ठीक है। अगर मैं 500 डिवाइड बाई 6400 करता हूं तो 1 मतलब कितना हो गया, आप सोच के देखो ना, 500 डिवाइड बाई 6400, 2 0 से 2 0 कट गया। अब ये अगर मैं 64 को 5 से डिवाइड करता हूं तो 0 पॉइंट समथिंग आएगा ना, 1 से तो छोटा हुआ नंबर, तो यहां पे बाइनोमियल लग सकता है, समझ में आ गया। तो कहने का मतलब क्या है, पावर को आगे लिख सकते हैं, बस इतना ध्यान रखो। तो क्या बन गया ये g डैश g 1 माइनस 2 आगे आ गया, h बाई आर आ गया, यही तो आपको प्रूव करना था। क्लियर है, यहां तक समझ में आ गई कहानी, कैसे करते हैं बाइनोमियल, कैसे यूज करते हैं। चलो आगे चलते हैं अब। ओके, अब आगे आता है एंगल का कॉन्सेप्ट। बड़ी मेन चीजें बता रहा हूं इसके अंदर जो आपको पता होनी चाहिए। अब एंगल क्या चीज होती है, देखो 2 लाइन है, उसके बीच के जो हम रोटेशन लेते हैं तो उसको हम एंगल बोलते हैं। जैसे हमारे पास एक ये लाइन है, ये पॉइंट है, यहाँ P है, ये लाइन उधर चली गई किसी Q पॉइंट पे, ये बीच में एंटी क्लॉकवाइज जो रोटेशन चल रहा है, इस चीज को हम एंगल बोलते हैं। अब यहां पे अमाउंट ऑफ रोटेशन जो है ओपनिंग बिटवीन 2 लाइंस दैट मीट एट अ पॉइंट, समझ में आ गया। अब क्लॉक में जो हमारे घड़ी में 3 बजते हैं या घड़ी के अंदर 6 बजते हैं, तो उनमें जो आपस में एंगल देखने को मिलता है, जैसे घड़ी होती है हमारे पास, ये घड़ी है हमारे पास, ये यहाँ पे 12, यहाँ पे है 3, तो ये कितना एंगल बन गया बच्चों 90 डिग्री, ये चीज यहाँ पे मेंशन की हुई है, ठीक है। अब यहां से क्लॉकवाइज रोटेशन, इसमें एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होता है, इसको हम पॉजिटिव लेते हैं, और जिसमें नेगेटिव एंगल कौन सा होता है, जिसमें क्लॉकवाइज रोटेशन होता है, मतलब आप नीचे की तरफ आ रहे हो। क्लियर होगी बात, इस चीज को हम एंगल बोलते हैं। अब एंगल का मेन कॉन्सेप्ट क्या है जो समझाना है मुझे, ये तो छोटी क्लासेस वाली चीजें हैं। मेन चीज क्या है यहाँ पे, जो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वो ये वाला है, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। मैग्नेटिक फील्ड वाले क्वेश्चन आपने देखे होंगे, ठीक है, आर्क की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बताओ, तो वहां पे ना जनरली हम क्या करते हैं, एक आर्क बना लेते हैं ऐसे, इस तरह से, ये एंगल थीटा हो गया। अब आपको बोलेंगे इसके अंदर से करंट आ ही जा रहा है, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड बताओ, तो अगर आपको इसका फॉर्मूला याद है तो इजीली हो जाता है। तो फॉर्मूला आपने जैसे डेरिवेशन करा होगा 12th के अंदर, तो उसके अंदर आपने देखा होगा एक फॉर्मूला होता है एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। ये फॉर्मूला बहुत पॉपुलर है, बहुत ज़्यादा यूज होता है, ठीक है। जहाँ पे सर्कल का खेल आ जाएगा ना, वहाँ पे फॉर्मूला अपने आप यूज हो जाता है, तो आपको याद रखना है। ये हमारे पास एक आर्क है, P से Q तक, B नाम दे दिया, रेडियस इसका R है, ये एंगल है, तो एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस हो गया। अब हमारे को ये पूछा जाता है कि जो एंगल होते हैं उसके यूनिट क्या होते हैं एसआई सिस्टम के अंदर। एक होता है रेडियन। अब एंगल भी 2 तरह का होता है, एक होता है हमारे पास सॉलिड एंगल, एक होता है प्लेन एंगल। एक होता है सॉलिड एंगल, एक होता है प्लेन एंगल। प्लेन एंगल कौन सा होता है बच्चों, ये सर्कल के अंदर बनता है, जैसे रिंग होगी। और सॉलिड एंगल कहां बनता है, ये बनता है स्फीयर के अंदर, जैसे तरबूज हो गया, सॉलिड स्फीयर,
ठीक है। इसके यूनिट होते हैं स्टे रेडियन, और इसके यूनिट होते हैं रेडियन, जो मैंने यहां पे मेंशन किया हुआ है। इसके ऊपर बहुत सी चीजें पूछी जाती हैं। जैसे कई बार क्या, एक बार नीट के PYQs के अंदर डायरेक्ट एक क्वेश्चन आया था। वो क्वेश्चन क्या था कि 1 मिनट में कितने रेडियन होते हैं। समझ में आ गया, 1 मिनट में कितने रेडियन होते हैं। सवाल को समझो। अब यहां पे कन्वर्ट द डिग्री इनटू रेडियन। अब यहां पे 1 डिग्री है, इसके अंदर π/180 रेडियन होते हैं। आपको इसको याद रखना है, 1 डिग्री में π/180 रेडियन होते हैं, ठीक है। और 1 मिनट में कितने रेडियन होते हैं, 1 मिनट में π/180 इंटू 1/60 रेडियन होते हैं। मतलब 1 डिग्री में कितने होते हैं, π/180, और 1 मिनट में कितने होते हैं, उसको 1/60 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अब 1 सेकंड के अंदर क्या होता है, 2 डंडे लग जाते हैं। जैसे 1 सेकंड, ऊपर 1 डंडा है एक के ऊपर तो मिनट, 2 लगा दिए तो सेकंड। तो यहां पे 1 सेकंड के लिए आप क्या करोगे, 1/60 गुना 1/60 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ये आपका रेडियन बन गया। समझ में आ गया। अच्छा, कुछ 1-2 चीजें और थी पीछे। जैसे ये सेक्साडेसिमल सिस्टम है। इसके अंदर जैसे राइट एंगल होता है, 1 राइट एंगल को 90 डिग्री बोलते हैं, 1 डिग्री को 60 मिनट बोलते हैं, 1 मिनट को हम 60 सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हैं। आपको ये कन्वर्जन पता होना चाहिए। कई बार जो क्वेश्चन होते हैं वो जैसे पैरेलैक्स मेथड होता है, जैसे यहां से स्टार का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, सन का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो उनके अंदर क्या होता है, आपको ना क्वेश्चन में ना घुमा के दे देंगे एंगल, कहेंगे कि वहां पे आपका 1 डिग्री और 20 मिनट ऐसे दे देंगे। जैसे बोलेंगे 1 डिग्री है और 20 मिनट है, ये एंगल दे दिया। तो आपको क्या करना होगा, आपको इसको रेडियन में कन्वर्ट करना होगा। समझ में आ गया। अब उससे पहले आपको यह पता होना चाहिए 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं, क्योंकि यहां पे 1 यूनिट तो आपको लेनी पड़ेगी ना। तो 1 डिग्री में कितने यूनिट होते हैं, मतलब कितने मिनट होते हैं, आपको लिख दिया मैंने, यहां पे समझा दिया। 1 डिग्री के अंदर 60 मिनट होते हैं और 20 मिनट यहां पे ऑलरेडी हैं, तो 60 + 20 कितना हो गया, 80 मिनट। तो ऐसे करके सवाल आते हैं। सेकंड में भी दे सकता था ये आपको। समझ में आ गया। तो आपको और आगे जाना पड़ता। ओके, अगली चीज फिर आता है इसके अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कौन कौन से होते हैं बच्चों। देखो बच्चों, 10th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री आपने जी भर के पढ़ी है, ठीक है। तो उसमें आपने क्या पढ़ा था, ये PBP HHB राइट एंगल ट्रायंगल होती है हमारे पास एक, ठीक है। तो इसके अंदर हमारे पास जो राइट एंगल है वो हमारा B के ऊपर है, ये हमारा एक्यूट एंगल है थीटा। अब यहां पे करना क्या है, यहां पे आपको ये सिंपल बातें पढ़नी है जो आपने बचपन में मतलब 10th में कई बार पढ़ी हैं। PBP HHB मतलब P मतलब परपेंडिकुलर, H मतलब हाइपोटेनस, B मतलब बेस, हाइपोटेनस, P परपेंडिकुलर और बेस। इनके मतलब क्या होते हैं, पहले वाले को बोलते हैं साइन थीटा, दूसरे को बोलते हैं कोस थीटा, तीसरे को बोलते हैं टैन थीटा। इसका उल्टा कर दो, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, साइन है, साइन का दोस्त कौन है, कोसिकेंट, कोस का कौन है, सीकेंट, टैन का कौन है, कोट। याद रख लो इस चीज को। समझ में आ गया। तो आपको मैंने यहां पे एक रेसिप्रोकल भी लिख के बता रखा है। तो आपको क्या याद रखना है, साइन थीटा जो होता है वो हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, और कोसिकेंट थीटा क्या होता है हमारे पास। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, अगर आपको ये वाली चीज याद नहीं होती, कोसिकेंट थीटा की वैल्यू ना 1/sin थीटा होती है, आप ऐसे याद रख लो। अगर आप यहां पे 1/BC/AC करोगे तो 1/BC/AC करोगे तो आपके पास यहां पे AC/BC मिल जाएगा। समझ में आ गया, क्लियर है यहां तक, आपको समझ में आ गई कहानी। तो आपको ये रेशियोज हमेशा याद रखने हैं। देखो है बड़ी सिंपल चीज, बट नीट वाले बच्चों को कई बार इसमें प्रॉब्लम आती है। वो परेशान हो जाते हैं कि यहाँ पे ये चीज़ कैसे आ गई, ये एकदम से कैसे कन्वर्ट कर दिया। जैसे मैं तुम्हें दिखाता हूँ एक चीज़, जैसे ये एक रिंग वाला क्वेश्चन है। एक रिंग के अंदर मान लो यहाँ पे एक एक्सिस है, ये रिंग का रेडियस है r, तो ये वाला डिस्टेंस जो है ये मान लो x है, तो ये वाला डिस्टेंस जो है, बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो इसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं कि ये कैसे कर दिया है। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल ही, बस सोचने की बात हो जाती है। तो उस समय आपको यहाँ पे मान लो ये एंगल है, यहाँ पे मैंने बोला कि कोस थीटा बताओ कितना होगा। सीधा एप्लीकेशन बता रहा हूँ कि यूज कैसे करते हैं, ठीक है। ये तो आपने 10th में पढ़ा ही हुआ अच्छे से। सीधा एप्लीकेशन कि यहाँ पे मान लो मुझे कोस थीटा लेना है फॉर एग्जांपल, तो कोस थीटा के लिए मैं क्या करूँगा, कोस थीटा के लिए मेरा फॉर्मूला याद होना चाहिए भाई, बेस बाय हाइपोटेनस होता है। तो बेस मेरा x है और हाइपोटेनस कितना हो गया, यहाँ पे आपको फिर पाइथागोरस लगाना पड़ेगा, r का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर अंडर द रूट, तो r का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर अंडर द रूट। तो इस तरह की चीज़ें जो होती है वो कैलकुलेशन में है बड़ी सिंपल चीज़, बट प्रॉब्लम कहाँ आती है बच्चे को, उस टाइम पे ये चीज़ याद नहीं रहती कि कैसे होता है। वहाँ पे आपको मैथ्स की जरूरत पड़ती है।
समझ में आ गया? तो ये आप अपनी कमी दूर करो इस चीज़ की, जिसको इन चीज़ों में प्रॉब्लम है। रिंग का कॉन्सेप्ट हो गया, स्क्वायर का कॉन्सेप्ट हो गया, डायगोनल में, तो पाइथागोरस को आप अच्छे से याद करो। समझ में आ गई कहानी? उसके बाद ये साइन कोस ये सारी चीज़ें ढंग से आपको पता होनी चाहिए। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है इसके अंदर टेबल। अब ये टेबल मैंने इसमें अधूरी छोड़ दी है क्योंकि बहुत से बच्चों को प्रॉब्लम होती है कि बनाएं कैसे। ठीक है, तो जिन बच्चों को इसमें प्रॉब्लम है वो देख लें, जिनको नहीं है वो आगे चले। तो इसमें सबसे पहले 0 1 2 3 4 ऐसे लिख लो, 0 से लेके 4 तक गिनती लिख लो। डिवाइड बाय 4 डिवाइड बाय 4 डिवाइड बाय 4 डिवाइड बाय 4, सबके डिवाइड बाय 4 कर दो और अंडर द रूट कर दो। ये आपकी साइन 0 की वैल्यू, साइन 30 की वैल्यू, साइन 45 की वैल्यू, साइन 60 की वैल्यू, साइन 90 की वैल्यू। समझ में आ गया? उसके बाद कोस की वैल्यू निकालनी है। आपने जो 0 से 4 तक काउंटिंग लिखी थी वो 4 3 2 1 कर दो। ठीक है, 4 3 2 1 0 उल्टी कर दो। उसके बाद डिवाइड बाय 4 कर दो, फिर अंडर द रूट कर दो। ये आपका आंसर आ गया। क्लियर है? साइन और कोस अगर आ गया बाकी सारा कुछ भी नहीं है। अगला टेन होता है। टेन का एक फॉर्मूला याद रख लो, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। बहुत से बच्चों को ये पता है, अब जिनको नहीं पता वो ध्यान दो। साइन की वैल्यू कितनी है हमारे पास? यहाँ पे 0/4 0 हो गया। ठीक है, और ये कितना हो गया हमारे पास? 1 हो गया। अंडर रूट 1 1 हो गया। कोस 0 1 होता है, तो साइन थीटा 0 है और कोस थीटा कितना है हमारे पास? 1 हो गया, तो 0/1। समझ में आ गया? ऐसे आप सारी वैल्यूज को डिवाइड कर दो, मतलब ये यहां पे डिवाइड कर दो, ये आपका आंसर आ गया हर जगह। क्लियर है? समझ में आ गया? ये 0 ही हो गया आपका। उसके बाद ये क्या हो जाएगा आपका? 1/2 हो गया, यहां पे 1/2 हो गया साइन थीटा। और ये क्या बन गया आपके पास? √3। यहां पे √3, ऊपर क्या आ जाएगा? 2। क्लियर है? 2 से 2 कट गया, तो 1/√3 आपकी वैल्यू आ गई। तो ऐसे करके आप बना सकते हो। ये मैंने आपको बनाने का वे सिखा दिया। समझ में आ गई कहानी यहां तक? आगे चलते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं जो बहुत ज्यादा यूज होते हैं। ठीक है, कौन कौन से फॉर्मूलाज है? सबसे पहले आइडेंटिटी। इस आइडेंटिटी से आप सब बच्चे फेमिलियर हैं, ये बहुत यूज करी होगी आपने। साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है? 1 के इक्वल होती है। क्लियर है यहां तक सभी बच्चों को? ठीक है, अगली चीज क्या है? 1 + tan स्क्वायर थीटा। ये क्या होता है? 1 + tan स्क्वायर थीटा ये होता है सीकेंट स्क्वायर थीटा के इक्वल। ये हमारी एक आइडेंटिटी है। साइन स्क्वायर थीटा की एक वैल्यू और भी होती है, जैसे यहां पे तो आप निकाल सकते हो 1 - cos स्क्वायर थीटा। इसका ना एक और फॉर्मूला होता है, ये हम यूज करते हैं जब हमें डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन करना होता है, तब हम इसको यूज करते हैं। तो 1 - cos 2 θ/2। cos स्क्वायर के अंदर सारी चीज सेम है, बस बीच में साइन प्लस का आ जाता है। उसके बाद sin 2 θ, ये प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर 11th में आपने बहुत पढ़ा होगा। 2 sin θ cos θ, जब हम रेंज निकालते हैं, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। उसके बाद नेक्स्ट इसके अंदर क्या है? नेक्स्ट है इसके अंदर sin a + b, sin a cos b + cos a sin b। माइनस हो अगर sin a - b तो यहां पे माइनस का साइन आ जाएगा, बाकी सारा सेम है। प्लस है तो प्लस, माइनस है तो आगे माइनस। क्लियर है यहां तक? ओके, अगली चीज क्या है यहां पे? cos a + b। cos a + b क्या होता है हमारे पास? cos a cos b - sin a sin b। मतलब cos के अंदर क्या है? शुरुआत में दोनों cos हैं और बाद में दोनों sin है, ऐसे याद रखो। sin में क्या है? sin है cos है, sin है cos है, दोनों है। और cos में क्या है? cos कहता है पहले मैं आऊंगा बाद में sin आए। सेम माइनस वाले में भी पहले क्या आता है हमारे पास? cos आता है, बाद में क्या आता है? sin आता है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? जहां प्लस है वहां माइनस है, जहां माइनस है वहां प्लस है। तो cos वाला कैसे याद करोगे? cos वाला कहता है पहले मैं आऊंगा, तो दो हैं a और b, cos a cos b। प्लस का साइन है तो माइनस, माइनस का साइन है तो प्लस, बाद में साइन है sin b। समझ में आ गई कहानी? ये हमारा क्या है? इसका एक फॉर्मूला। ओके, अगली चीज क्या आती है इसके अंदर? क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट के अंदर क्या होता है हमारे पास? जो ASTC वाला रूल लगता है कि कौन सा एंगल कहां पॉजिटिव होता है, साइन कहां कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, tan कहां पॉजिटिव है, ये सारी चीजें बिल्कुल जनरल है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 क्वाड्रेंट हो गए। पहले के अंदर सारे पॉजिटिव होते हैं, साइन कोस कोसिकेंट सीकेंट सारे के सारे। दूसरे में स्टूडेंट्स, मतलब इसकी एक लाइन है, तो ASTC इसका मतलब क्या होता है? ऑल स्टूडेंट्स टेक कॉफी। आप इसको ऐसे याद रख लो, ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी। तो A ऑल पॉजिटिव, साइन S, स्टूडेंट का पहला लेटर S है तो S में साइन होता है, तो साइन और हमारा यहाँ पे साइन का उल्टा क्या होता है हमारे पास यहाँ पे? कोसिकेंट। ये दोनों क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। दूसरे में क्या होता है? टेक। टेक मतलब T मतलब tan पॉजिटिव। चौथे के अंदर कॉफी, C मतलब कॉस, तो लास्ट वाले में कॉस और उसका सीकेंट दोनों पॉजिटिव होते हैं। याद रखोगे ना इस चीज को? अब अगली चीज क्या है इसके अंदर?
अब रूल क्या है, रूल किस चीज के लिए, जैसे कई बार आपको एक सवाल दे दिया जाएगा इस तरह से, भाई साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है। ठीक है, साइन 90 प्लस थीटा, बहुत से बच्चों को यह याद नहीं रहता क्या होता है। अब उसको याद रखने का एक छोटा सा तरीका है, आपको क्या करना है, कई बार बच्चे कहते हैं सर कोस आ गया, समटाइम्स कंफ्यूज होते हैं, कहते हैं साइन ही रहेगा, तो ये कंफ्यूजन कैसे दूर करेंगे। तो आप क्या करो, यहां पे एक चीज याद रखो, मैंने यहां पे एक रूल बना रखा है, चेंज कब होगा, जब 90 और 270 होंगे, मतलब 90 और 270, यहां पे साइन कोस में कन्वर्ट होगा, टेन कोट में कन्वर्ट होगा, और कोस हमारा साइन में कन्वर्ट होगा, मतलब इंटर कन्वर्जन ये ऐसे होगा, साइन कोस, कोस साइन, टेन कोट। क्लियर है? ओके, अब चेंज कब होगा, चेंज होगा जी 90 और 270 पे। नो चेंज, चेंज नहीं होगा कब, जब 180 और 360 का एंगल होगा। तो सेम जैसे साइन है तो साइन आएगा, कोस है तो कोस आएगा, सिर्फ उसके पॉजिटिव और नेगेटिव पे फर्क पड़ेगा, वो डिपेंड करेगा क्वाड्रेंट कौन सा है। तो मैं आपको एक सवाल बताता हूं इसमें कैसे करते हैं। जैसे मान लो ये एग्जांपल ले लिया मैंने, यहां पे ये एग्जांपल्स हैं, तो साइन 90 प्लस थीटा, अब 90 के अंदर क्या है, आगे साइन है, साइन का मतलब यहां पढ़ो 90 और 270 पे चेंज होता है, तो आपका यहां पे आंसर तो आएगा कोस। अब प्लस आएगा कि माइनस आएगा, उसके लिए चेक करो क्वाड्रेंट। अब 90 प्लस थीटा, अब ये वाला 90 है, ठीक है, 90 प्लस थीटा, थीटा आपका एक्यूट एंगल है, तो आप यहां कहीं होगे, कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट। अब सेकंड क्वाड्रेंट में आपका साइन जो है वो पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है, वो चेक करना है। सेकंड में पॉजिटिव होता है तो आंसर आ गया प्लस का कोस, और आगे कौन है, थीटा, तो यहां आ गया थीटा। एक्स होता तो एक्स आ जाता, वाई होता तो वाई आ जाता। बात समझ में आई मेरी? तो क्या करना है आपको, सबसे पहले ये देखना है कि वहां पे 90 है या 270 है, ठीक है। उसके बाद क्या चेक करना है, 90 में प्लस हो रहा है कि माइनस हो रहा है, उससे आप क्या पहचानोगे, क्वाड्रेंट पहचानोगे। क्लियर है? उसके बाद आपको क्या चेक करना है, अगर उस क्वाड्रेंट में है तो पॉजिटिव, नहीं है तो नेगेटिव। अगला क्वेश्चन आप देखो, कोस 90 प्लस थीटा, पहला क्या चेक करना है, 90 आ गया, 90 आ गया तो क्या बनेगा, साइन आएगा, लिख दो यहां पे साइन थीटा। अब चेक करेंगे क्वाड्रेंट कौन सा है, 90 में थीटा ऐड हो रहा है, थीटा की वैल्यू एक्यूट एंगल है, मान लो 10 डिग्री है, तो मान लो एंगल हो गया 100 डिग्री, तो 100 डिग्री हमारा कौन से क्वाड्रेंट में आता है, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर कोस क्या होता है हमारा, पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है, नेगेटिव होता है, तो यहां पे माइनस का साइन आ गया। ऐसे चेक करोगे। ये आगे एग्जांपल्स हैं, इसमें एक एग्जांपल और तुम्हें सेम वाला करके दिखाता हूं। जैसे मान लो ये वाला एग्जांपल है, साइन 180 प्लस थीटा, अब साइन के साथ 180 आ गया, मतलब जो साइन है वो साइन ही रहेगा, लिख दो साइन। इसके बाद क्या चेक करना है आपको, 180 प्लस थीटा, 180 में 10 डिग्री भी ऐड कर लो फॉर एग्जांपल, तो कितना हो गया 190। 190 कहां आएगा, तीसरे क्वाड्रेंट में, क्योंकि 180 से लेकर के 270 के बीच के सारे एंगल यहां आएंगे, तो यहां पे कितना आएगा हमारा, थर्ड क्वाड्रेंट, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट है। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, माइनस होता है, तो यहां माइनस का साइन आ गया। क्लियर हो गया? साइन कैसे चेक करोगे, साइन मतलब पोलैरिटी, प्लस है कि माइनस है, उसके लिए आपको क्या देखना है, क्वाड्रेंट देखना है। समझ में आ गया? और चेंज कब होगा, 90 पे, 270 पे। चेंज कब नहीं होगा, 180 और 360 पे। ये वाले एग्जांपल्स आप खुद ट्राई करोगे, ये तीसरा एग्जांपल और पांचवा एग्जांपल। समझ में आ गया? चलते हैं आगे। अब आगे आता है इसके अंदर स्लोप क्या होता है। स्लोप की बड़ी प्यारी कहानी है, स्लोप के ऊपर बहुत से सवाल फिजिक्स में पूछे जाते हैं। मैं तुमसे सिंपल कॉमन क्वेश्चन करता हूं, एक छोटा सा। मेरे पास एक क्वेश्चन है, 9th स्टैंडर्ड का है ये। यहां पे मान लो डिस्टेंस है, यहां टाइम है। डिस्टेंस और टाइम का ये जो स्लोप होता है ये हमें क्या बताता है, डिस्टेंस और टाइम का स्लोप हमें क्या बताता है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करें आप, ठीक है। मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, इसका आंसर लिख देता हूं। ये है स्लोप, इसका स्लोप क्या बताता है हमें, स्पीड। डिस्टेंस है तो स्पीड बताएगा, डिस्प्लेसमेंट है तो क्या बताएगा, वेलोसिटी। समझ में आ गया? वो डिपेंड करता है आपका वाई एक्सिस पे कौन है और एक्स पे कौन है। अब स्लोप का बेसिक मतलब क्या होता है, स्लोप का मतलब होता है जी वाई में जितना चेंज हो रहा है डिवाइड बाई एक्स में जितना चेंज हो रहा है। अगर वहां पे कर्व है तो यहाँ स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, इसके अंदर आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, थीटा की फॉर्म में भी ले सकते हो, तो स्लोप यहाँ पे tan थीटा भी बताता है, या वो बचपन वाला फॉर्मूला अगर आपको याद हो, यहाँ पे होगा y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1।
कोई भी दो वैल्यूज है एक्स की, कोई भी दो वैल्यूज है वाई की, दोनों को माइनस कर दो, दोनों को डिवाइड कर दो और आंसर चेक कर लो, स्लोप आएगा आपका। समझ में आ गया? ओके, अगली चीज क्या आती है इसके अंदर, अब स्लोप कब पॉजिटिव होता है कब नेगेटिव होता है। देखो बच्चों, अगर आपका ये जो एंगल है 90 से छोटा है तो आपका स्लोप पॉजिटिव होता है, अगर ये 90 से बड़ा है तो आपका स्लोप क्या होता है, नेगेटिव होता है। इस चीज को याद रख लो। एक्यूट एंगल पे क्या होता है, पॉजिटिव, और ऑब्ट्यूज एंगल पे क्या होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है, अब यहां पे छोटी छोटी बातें हैं। इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल टू एम एक्स होता है, तो y इज इक्वल टू एम एक्स कैसे आया। अब जरा ध्यान से देखो, अगर मैं यहाँ पे tan थीटा लेता हूं, tan थीटा हमें स्लोप बताता है, स्लोप को हम m बोलते हैं, तो m की वैल्यू क्या होती है, वर्टिकल परपेंडिकुलर अपॉन बेस। पीछे ट्रिग्नोमेट्री में अभी सिखाया आपको, परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पे y, और बेस कितना है x। समझ में आ गया? तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या हो गई, mx हो गई। ये आपका आंसर आ गया, ये आपकी इक्वेशन आ गई। क्लियर है? दूसरी चीज क्या होती है अगली इक्वेशन, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो इसका मतलब क्या होता है, c यहाँ पे इंटरसेप्ट होता है, तो इंटरसेप्ट अगर कोई वैल्यू है, अगर ये साइन पॉजिटिव है, तो इसका मतलब आपका जो स्लोप है वो y एक्सिस पे कहीं टच कर रहा है। ये टच कर रहा है, देखो हम यहाँ पे जीरो से स्टार्ट नहीं होते। अब इसका सिंपल अगर एग्जाम्पल लूँ आपके सामने में, आप लोगों ने 9th क्लास में एक सवाल पढ़ा था, ये वाला, इस तरह से, ये वेलोसिटी एक्सिस है, ये टाइम एक्सिस है। तो वेलोसिटी एक्सिस है तो हमारा ये ग्राफ यहां से स्टार्ट होता है, इसका मतलब हमारा इनिशियल वेलोसिटी क्या है, जीरो के इक्वल नहीं है। तो इक्वेशन बनती है u प्लस ए टी। अगर मैं इसको कंपेयर करता हूं y से, तो y एक्सिस पे v है, तो t हमारा x एक्सिस पे है, तो t की जगह x लिख देता हूं। एक्सेलरेशन हमारा यहाँ पे स्लोप है, इसकी जगह m लिख देता हूं, और ये हमारा इंटरसेप्ट है, इसकी जगह c लिख देता हूं। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। हर एक के सामने एक चीज मैंने लिखी हुई है, इसी चीज को मैंने यहाँ पे भी एक्सप्लेन किया हुआ है। समझ में आ गया? बिल्कुल आसान है। अगर आपका जो स्लोप है वो ओरिजिन से पास हो रहा है, इस समय वहां पे c की वैल्यू 0 होगी। ठीक है, अगर ओरिजिन से पास नहीं हो रहा तो वो y पॉजिटिव से है कि y नेगेटिव से है, वहां पे c की वैल्यू डिपेंड करती है। अगर y के पॉजिटिव एक्सिस पे टच कर रहा है तो प्लस का c आएगा, माइनस में है तो नीचे माइनस पे टच कर रहा है। ठीक है, ये हमारा आंसर है। ये मैंने यहाँ पे इसको बना के दोबारा भी दिखाया हुआ। ओके, एक चीज और, स्लोप नेगेटिव ऐसे गया पीछे की तरफ, मतलब ये वाला एंगल जो है वो मोर देन 90 है। ठीक है, अगली चीज, अब जैसे मान लो पैराबोला क्या चीज होती है, बस इसको आपको याद रखना है। पैराबोला क्या होता है, ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को शो करने का तरीका होता है। जैसे y की वैल्यू ax का स्क्वायर है यहाँ पे, ठीक है, तो y की वैल्यू ax का स्क्वायर है, तो a पॉजिटिव है तो ऊपर की तरफ खुलेगा, a नेगेटिव है तो नीचे की तरफ खुलेगा। पैराबोला क्या होता है, कटोरा लगा लो, जैसे ये कटोरा है, ठीक है, अगर कटोरा जैसे अब आपको दिख रहा है ऊपर की तरफ है, जैसे हम खाना खाते हैं तो बाउल ऐसे होता है ना, इस तरह से ऊपर की तरफ, तो ये हमारा ऊपर की तरफ मतलब y एक्सिस में। नीचे कर दूंगा तो उल्टा रख दिया कटोरे को मैंने, वो मैंने यहाँ रख दिया, तो ये क्या हमारा a नेगेटिव है। तो यहाँ पे जो a होता है ना, a, अब a हमारा इस इक्वेशन से पता लगता है, ये हमारे पास जो इक्वेशन है, अगर इस a की वैल्यू माइनस है तो कटोरा उल्टा, मतलब पैराबोला नीचे, अगर a की वैल्यू पॉजिटिव है तो कटोरा सीधा, तो y की वैल्यू हमारी ऊपर की तरफ जाएगी, मतलब पैराबोला हमारा ऊपर की तरफ खुलेगा। बड़ी आसान चीजें, इसको ध्यान रखना। अच्छा, एक चीज और, मैं x और y को इंटरचेंज भी कर सकता हूं। अब x और y को इंटरचेंज कर दो, इंटरचेंज करेंगे तो क्या होगा, हमारे पास यहाँ पे ये जो हमारा एक्सिस है, यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू ay स्क्वायर है, तो ये ऐसे खुल गया, पॉजिटिव है, मतलब प्लस x एक्सिस में खुल रहा है ना तो a पॉजिटिव है, माइनस x एक्सिस में खुल रहा है तो हमारा क्या है, नेगेटिव है। समझ में आ गया? x में भी खुल सकता है, y में भी खुल सकता है, तो बस आपको इक्वेशंस में इंटरचेंजिंग करनी है, याद रखना इस चीज को। अब रियल लाइफ एग्जांपल, आप लोगों ने 11th के बच्चे, आप लोगों ने प्रोजेक्टाइल पढ़ा होगा, या 12th के बच्चे उन्होंने 11th में पढ़ा होगा। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी के अंदर हमारे पास ये जो इक्वेशन थी, ये इक्वेशन हमारी इसी के जैसी है कि y इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस में बी एक्स का स्क्वायर। ये वाली जो इक्वेशन थी ना हमारी, पैराबोलिक पाथ था प्रोजेक्टाइल के अंदर, अगर आप ध्यान हो तो इस तरह से, ये हमारी मैक्सिमम हाइट थी, ये हमारी रेंज थी। तो ये जो इक्वेशन है ये पैराबोला की इक्वेशन ही होती है। यहाँ पे ये देखो, ये हमारे पास एक कांस्टेंट वैल्यू है और x को छोड़ दो, बाकी सारा ये कांस्टेंट है, तो ये हमारा इस इक्वेशन के साथ मैच खाता है। तो इसीलिए हमारा जो यहाँ पे इक्वेशन था वो रिजेंबल्स था पैराबोला के साथ, तभी जो हम पाथ डिसाइड करते हैं इसका पैराबोलिक है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना।
फिर ये काइनेमेटिक्स का एक ग्राफ है, जैसे डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ है। अगर ग्राफ ऊपर की तरफ खुला हुआ है तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, तो ये ऊपर की तरफ है, ए पॉजिटिव हो गया हमारा। यहाँ पे नीचे की तरफ है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव हो गया। तो ये अप और नीचे डाउन, ये जो आपको शेप्स दिख रही हैं, ये आपको जनरल मैथ्स में पता होनी चाहिए, जिसके लिए आपको ये मैं बता रहा हूँ ये क्या है, पैराबोला। अगली चीज, लॉगरिथम क्या होता है। अब कई बार आप लोगों ने फॉर्मूलाज देखे होंगे, लॉग लिखा देखा होगा, कई बार LOG लिखा होता है, कई बार LN लिखा होता है। इनके मतलब क्या होते हैं? देखो, लॉग क्या होता है, लॉगरिथम हमारा दो तरह का होता है, ये भी बताऊंगा अभी मैं। एक होता है कॉमन लॉगरिथम, जिसको हम बोलते हैं बेस 10। इसके अंदर बेस 10 होता है। तो लॉग का काम क्या होता है, जो बड़ी लंबी लंबी कैलकुलेशंस होती हैं, केमिस्ट्री में भी होती हैं, तो वहां पे आपको क्या करना होता है, समटाइम्स लॉग के बिना वो चीज़ सॉल्व नहीं होती। ठीक है, तो उस चीज़ के लिए हम यहाँ पे लॉगरिथम पढ़ रहे हैं। तो आपको सिर्फ 2-3 फॉर्मूले याद रखने, ज़्यादा इसमें सोचने की जरूरत नहीं है। जैसे log m इंटू n होता है, log m प्लस log n होता है। मतलब यहाँ पे आपको दो प्रोडक्ट फंक्शंस को क्या कर देना है, ऐड करा देना है। अगर दो डिवाइड में क्वांटिटीज हैं तो m माइनस n हो जाएगा। ठीक है, अगर पावर में है तो पावर आगे आ जाएगी, इंटू log m हो जाएगा। याद रखना इस चीज़ को। जैसे मान लो मैंने लिखा log ऑफ 20 की पावर 3 है, तो 3 log 20 हो गया, ये आपका आंसर आ गया। इस तरह से याद रखोगे ना इस चीज़ को। तो ये कई बार थर्मोडायनामिक्स के अंदर आपको देखने को मिलेगा, वहाँ पे इसका यूज़ होता है। ठीक है, अगला इसके अंदर नेचुरल लॉग रह गया हमारा एक। नेचुरल लॉग के अंदर क्या होता है, आपने ln लिखा देखा होगा। ln का मतलब होता है लॉग लिख के बेस में e लिख दो। बेस में 10 है तो नेचुरल हमारा कॉमन लॉग या डेसिमल वाला लॉग, अगर बेस में e है तो हमारा नेचुरल लॉग। अब ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं, उसके लिए एक कंडीशन है। अगर मान लो आपको log x कोई फंक्शन है, मतलब log ये कौन सा ln है, तो log ऑफ e है मान लो ये, ठीक है, इंटू x है, इज इक्वल्स टू, मेरे को log 10 लिखना है, तो मुझे क्या करना होगा, 2.303 से गुना करना होगा और नीचे 10 लिखना होगा। 2.303 मल्टीप्लाई log 10। तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल माने जाते हैं जब आप इस चीज़ को यहाँ से 2.303 से हटा के आगे लिखते हो। ऐसा आपको देखने को कहाँ मिलेगा, 11th वाले बच्चों ने थर्मोडायनामिक्स पढ़ा होगा, तो वहाँ पे वर्क डन ड्यू टू आइसोथर्मल प्रोसेस निकाला होगा। ठीक है, तो वहाँ पे आपको ये देखने को मिलेगा उसके रिजल्ट के अंदर। ठीक है, अगली चीज़, डिफरेंशिएशन क्या होता है। स्लोप आप सभी ने पढ़ा है। ठीक है, अब स्लोप के अंदर क्या होता है, कई बार कर्व आ जाती है। अब स्लोप, स्ट्रेट लाइन का स्लोप तो ठीक है, tan थीटा से निकाल लिया। कर्व का स्लोप निकालने का एक प्रोसेस होता है डिफरेंशिएशन। जैसे अब डिफरेंशिएशन के अंदर क्या होता है, बड़ा स्मॉल चेंज, जैसे मान लो एक्सपेंशन इन सॉलिड्स आ गया। ठीक है, उसमें क्या आपने पढ़ा होगा, एक्सपेंशन इन सॉलिड्स के अंदर थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर है, dl इज इक्वल्स टू अल्फा एल इंटू डी टी। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है। तो यहाँ पे जो dl नाम की चीज़ है और dt नाम की जो चीज़ है वो क्या है, वेरी स्मॉल चेंज इन किसमें, लेंथ ऑफ द रोड। ये चीज़ आपने पढ़ी है। तो यहाँ पे जो dl और dt जो फैसिलिटी आपको मिली है वो इसी भाई साहब की वजह से मिली है, डिफरेंशिएशन की वजह से। तो ग्रोथ इन प्लांट्स जो है, ठीक है, उसको निकालना हो, एक्सपेंशन इन सॉलिड निकालना हो, वेरिएशन इन वेलोसिटी ऑफ अ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड ऑब्जेक्ट, जैसे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी हो, तो इन चीज़ों के लिए इंस्टेंटेनियस करंट निकालना हो। ठीक है, तो वहां के लिए हम क्या करते हैं, हम यूज करते हैं डिफरेंशिएशन को। तो डिफरेंशिएशन बेसिकली इसमें एक डेरिवेटिव एक चीज होती है, डेरिवेटिव जैसे dy बाई dx होता है। किसी कर्व का स्लोप निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम वहां पे एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। वो टेंजेंट एक पर्टिकुलर पॉइंट पे टच करता है और वो पॉइंट बहुत ज़्यादा छोटा होता है। तो dy बाई dx जो टर्म्स होती हैं ये बहुत ज़्यादा छोटी होती हैं, बहुत ज़्यादा छोटी। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखना। तो यहाँ पे क्या लिखते हो आप, इसके अंदर आप दो टर्म्स लेते थे, x1 y1 x2 y2, ऐसे करते हैं ना। तो यहाँ पे आप क्या करते हो, m की वैल्यू y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो डेल्टा y बाई डेल्टा x। ये चीज़ करते हो ना, डेल्टा का मतलब होता है चेंज, चेंज कितना बड़ा चेंज। dy बाई dx का मतलब क्या होता है, बहुत छोटा चेंज। समझ में आ गया। जैसे मान लो अगर आपको किसी ने ऑफर करा भी ये लड्डू खा ले, अब आपका मन नहीं है मीठा खाने का, तो आप क्या करते हो, आप उसका मन रखने के लिए ना बिल्कुल थोड़ा सा, बिल्कुल नाम मात्र उसमें से निकाल लोगे। मतलब वो इतना ही होगा कि आपके नेल्स के अंदर फंस जाएगा। ठीक है, बस सामने वाले को ये दिखा दी कि हाँ मैंने ये चीज़ ले ली। तो वो जो आपने बिल्कुल थोड़ा सा लिया, अब इतने मोटे लड्डू का इतना छोटा सा पोर्शन क्या है, नेग्लिजिबल ही होगा ना एक तरह से। तो उस चीज़ को हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन। मतलब थोड़ा सा चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू थोड़ा सा चेंज इन x। ये क्या है,
वेरी चेंज। अगर आपका मन करा उस लड्डू को खाने का, आपने क्या करा, उसका इतना सा पोर्शन तोड़ लिया, ठीक है, तो इतना पोर्शन आपने उसका उखाड़ लिया, तो उसका वेट जो है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, क्योंकि आपने उसका कुछ पोर्शन निकाल लिया। और डिफरेंशिएशन के केस में आपने जो पोर्शन निकाला है उसमें उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दैट इज द बेसिक डिफरेंस। तो dy बाई डी एक्स आपका टेंजेंट से ही मिलता है। तो ओवरऑल जो डिफरेंशिएशन होता है वो कर्व का स्लोप निकालते हैं, याद रखना। आगे चलते हैं। अब अगली कहानी क्या है इसके अंदर, फिजिकल मीनिंग ऑफ dy बाई डी एक्स क्या होता है। फिजिकल मीनिंग होता है जी, यहां पे किसी भी इंस्टेंटेनियस चेंज को निकाल सकते हो एक क्वांटिटी को दूसरी क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में। मैंने एग्जांपल अभी बोला था कि अगर आपको वेलोसिटी दी हुई है, मतलब या चलो वेलोसिटी दी हुई है, एक्सेलरेशन निकालना है, तो वहां पे आपको क्या करना होगा, उसको डेरिवेटिव करना होगा उसका। तो इसमें क्या होता है, बच्चे को ये पहचान नहीं होती कि सर हम सवाल कैसे करेंगे। आप हमें कैसे पता चलता है कि डिफरेंशिएशन करना है, कैसे पता चलता है कि डिफरेंशिएशन नहीं करना। देखो बच्चों, आपको पहली चीज तो ये है कि जो क्वेश्चन होगा ना वो इक्वेशन फॉर्म में दिया होगा, ठीक है। जैसे आप लोगों ने कभी PYQs लगाए हो इसके काइनेमेटिक्स के, तो उसमें आपने देखा होगा क्वेश्चन में वो बोलेगा कि y की वैल्यू 2t स्क्वायर प्लस 3t है, काइंड ऑफ ऐसे की क्वेश्चन दे देगा। मैं लिख के दिखाता हूं आपको। जैसे y की वैल्यू उसने दे दी, y इज इक्वल्स टू 2t स्क्वायर प्लस 2t दे दी, ठीक है। तो उसने बोला कि यहां पे आपको क्या करना है कि फाइंड आउट द इंस्टेंटेनियस स्पीड, फाइंड आउट द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो dy बाई डी टी इज द इंस्टेंटेनियस, ये है ना, देखो dy बाई डी एक्स, द फिजिकल मीनिंग द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, वन क्वांटिटी विद द अदर क्वांटिटी। यहां पे एक क्वांटिटी y है, दूसरी क्वांटिटी टाइम है, और सामने देखा जाता है ना कि सामने किससे भाग करना है। तो यहां पे इसका डेरिवेटिव कर दो। डिफरेंशिएशन के लिए सामने फॉर्मूला लिखा ही हुआ है, इसको आगे ले आओ, 4t प्लस 2, ये आपका आंसर आ गया। अब कई बार बच्चे कहते हैं सर ऐसे ही क्वेश्चन में ना टाइम की वैल्यूज अगर 2 दी हुई हो, वो बोलेगा आपको कि इसमें आप क्या करें, वेलोसिटी बताएं जिसमें टाइम की वैल्यू 0 सेकंड टू 2 सेकंड है। वहां पे इंस्टेंटेनियस नहीं है। 0 से 2 सेकंड का मतलब क्या है, बीच में गैप आ गया, 0 के बाद 0.1, 0.2, 0.3, पता नहीं कितने लंबे सारे इंटरवल आ गए उसके अंदर, ठीक है। अब ये नहीं कह सकते 0, 1, 2, भाई 2 ही हो गए ना, बीच में कितने आ गए, तो बहुत सारा चेंज आ गया इसके अंदर। वहां पे हम एवरेज निकालते हैं, ये करेंगे काइनेमेटिक्स के अंदर। तो अभी की जो बात है वो यही है कि अगर आपको इसके अंदर फाइंड आउट करना है क्या, कि इसके अंदर किस तरह से आप पता लगा सकते हो कि इंस्टेंटेनियस चेंज क्या होता है, उसके लिए आप क्या करोगे, सिंपल डिफरेंशिएशन करोगे, ठीक है, उससे आपको ये सॉल्व हो जाएगा। अगली चीज क्या है इसके अंदर, छोटे छोटे फॉर्मूलाज है। पावर रूल क्या होता है, अगर y इज इक्वल्स टू एक्स की पावर n है, तो dy बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, पावर आगे पावर -1। मैं इसको लिख भी देता हूं, आप इसको ध्यान भी रखना। तो x का लिख दिया मैंने पावर, y इज इक्वल्स टू, तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, पावर आगे x पावर -1। तो बच्चों इसको बड़ा अच्छे से ध्यान देना, बहुत से बच्चों को बड़ी प्रॉब्लम आती है इसके अंदर, ठीक है। 11th निकल जाती है पूरी, 12th निकलने को हो जाती है, तो डिफरेंशिएशन में फंसा ही रहता है कि सर ये कैसे हो जाता है, ठीक है। तो ये गलती आप मत करना। y इज इक्वल्स टू साइन एक्स हो तो डिफरेंशिएशन क्या होगा, कॉस एक्स होगा। सारे फॉर्मूलाज मैंने यहाँ पे लिखे हुए, आपको बस इसको याद करना है, इसको अप्लाई करना है, ठीक है। याद से जरूरी, इसको अप्लाई करना है। कोई भी बुक उठा लेना आप जिसमें मैथमेटिकल टूल्स हो, इनको एक बार देख के समझ के मैं एक बार सारे रिकॉल करा देता हूं। आप क्या करोगे, लेक्चर ओवर होने के बाद कल जब भी टाइम मिले आपको, आप उसकी बुक खोलो मैथमेटिकल टूल्स वाली, उसमें से क्वेश्चन उठाओ, थोड़े बहुत क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, जरूर से जरूर करने हैं, ठीक है। तो y की वैल्यू cos x है, तो dy बाई डी एक्स, देखो c डिफरेंशिएशन में c वाले सारे नेगेटिव होते हैं, इस चीज को ध्यान रखना। c cos है नेगेटिव है, c कोट है नेगेटिव है, c कोसिकेंट है वो भी नेगेटिव है, ये चीज याद रखना। c वाले नेगेटिव, बाकी सारे पॉजिटिव। साइन कोस, कोस माइनस साइन, टैन सीकेंट, कोट कोसिकेंट में चला जाता है, सीकेंट टैन और सीकेंट में चला जाता है, कोसिकेंट कोट और कोसिकेंट में चला जाता है, ये याद रखना। e की पावर x का डिफरेंशिएशन सेम होता है, कोई चेंज नहीं होता, e की पावर x ही होता है। चलते हैं आगे। अब ये कुछ सवाल हैं, बता तुम्हें करके दिखा देता हूं। जैसे dy बाई डी एक्स निकालना है, तो यहां पे पावर आगे x 2 - 1 कितना हो गया, 2x आ गया। चलो जी, dy बाई डी एक्स क्या होगा, अब पावर आगे x 2 - 1 प्लस में 2 x की पावर 1 है, तो 1x 1 - 1
प्लस कांस्टेंट है, कांस्टेंट में कोई चेंज नहीं है, 2 को तुम 3 नहीं लिख सकते, 2 को तुम 2 ही बोलोगे, तो मैंने इसका चेंज लिख दिया, नहीं है, चेंज नहीं है तो मतलब 0 है। तो क्या बन गया बच्चों, ये 2x प्लस 2, किसी की पावर 0 क्या होता है, 1 होता है, याद रखना। इसका आंसर ये आ गया। अब यहां पे y इज इक्वल टू साइन 5x है, ये मैंने जान करके लिखा है क्योंकि फॉर्मूला में ये चीज क्लियर नहीं होती। तो यहां पे आपको क्या ध्यान रखना है, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos 5x डॉट। अब याद रखने को मैं तुम्हें याद भी रखवा सकता हूं, यहां पे जो x के साथ है ना वो यहां लिख दो। लॉजिकली क्या होता है, जो ये 5x होता है, जो ये 5x होता है, आपको इसका डिफरेंशिएशन करना होता है, वो मल्टीप्लाई में लिखना होता है। बहुत से बच्चे इसको याद रखते हैं, आप मर्जी है तो आप इसको याद रख लो, नहीं तो लॉजिक मैं तुम्हें सिखा ही रहा हूं। 5x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, पावर 1 है, 1x 1 माइनस 1, 5x की पावर 0 5, इसीलिए यहां 5 लिखा जाता है। यही चीज इंटीग्रेशन में भी होती है, वहां पे इंटीग्रेशन करके डिवाइड में जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक के साथ फंक्शन होता है उसका हम डिफरेंशिएशन करते हैं। डिफरेंशिएशन में क्या करते हैं, ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, किसको, जो बचता है उसके डिफरेंशिएशन को। समझ में आ गया, नहीं तो याद रख लो x के साथ वाले को 5 लिख देते हैं। समझ में आ गया, या कोई भी टर्म होती है। अच्छा, अगली चीज क्या है इसके अंदर, प्रोडक्ट रूल क्या होता है, ये पहला फंक्शन है, ये दूसरा फंक्शन है, तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या होगी, पहला फंक्शन एज इट इज लिखो, साइन का डिफरेंशिएशन कोस होता है, प्लस दूसरे को एज इट इज लिखो, पहले वाले का डिफरेंशिएशन कर दो 1x 1 माइनस 1, तो क्या बन जाएगा बच्चों, ये x cos x प्लस में sin x, ये आपका आंसर आ गया। पहले को एज इट इज लिखो, दूसरे का डिफरेंशिएशन कर दो, कर दिया, प्लस दूसरे वाले को एज इट इज लिखो, पहले वाले का डिफरेंशिएशन कर दो, इसको प्रोडक्ट रूल बोलते हैं, याद रखना इस चीज को। अब ये कुछ सवाल है, जैसे वेलोसिटी बताओ इसके अंदर, जैसे हम अभी डिस्कस कर ही रहे थे, तो dy बाई डी टी क्या होता है, dy बाई डी टी क्या होगा, 4t प्लस 2 इंटू 1t 1 माइनस 1 प्लस 0, तो 4t प्लस t की पावर 0 1 होता है, तो इंटू 2 आपका आंसर आ गया, सॉरी प्लस 2, ठीक है। 4t ये प्लस है बच्चों, प्लस का साइन है, t एक जैसा ना कर देना इसको, t की पावर 1 माइनस 1 प्लस 4 का डिफरेंशिएशन 0 होता है। अब यहां पे देखो करंट निकालना है, तो करंट का फॉर्मूला होता है dq बाई डी टी, क्या बन जाएगा, पावर आगे t 2 माइनस 1 प्लस में पावर 1 है, तो 3 इंटू 1t 1 माइनस 1, तो कितना हो गया बच्चों, ये 4t प्लस में 3t की पावर 0, 4t प्लस 3, ये आपका आंसर आ गया। समझ में आ गया ना, पावर आगे पावर माइनस 1, पावर आगे पावर माइनस 1। मैक्सिमम क्वेश्चन आपको ऐसे ही देखने को मिलेंगे, वो थोड़े से टेढ़े मेढ़े होंगे, अल्फा बीटा होगा, इस तरह के फंक्शन होंगे, एक्सपोनेंशियल में चला जाएगा, ठीक है, तरीका यही लगेगा। अब ये क्वोशिएंट रूल है, मतलब डिवीजन में अगर 2 टर्म्स हो तो कैसे सॉल्व करेंगे, जो नीचे वाला होता है उसका स्क्वायर कर दो, नीचे वाला होता है उसका स्क्वायर कर दो, और नीचे वाले को एज इट इज लिख दो, लिख दिया, ऊपर वाले को क्या करोगे, डिफरेंशिएशन कर दो, cos x करोगे, माइनस, अब ऊपर वाले का तो डिफरेंशिएशन कर चुके हो ना, उसको एज इट इज लिख दो, फिर नीचे वाले का कर दो, 1 आ गया, यह आपका आंसर आ गया, ठीक है। क्या करा, नीचे वाले को एज इट इज लिखा, ठीक है, और क्या करा, उसका स्क्वायर करा, फिर ऊपर उसको जो टर्म है वैसा लिख दिया, नीचे वाले का स्क्वायर करा, फिर ऊपर एज इट इज लिखा, फिर ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन कर दिया, माइनस का साइन लगाया, फिर एक बार जिसका डिफरेंशिएशन हो चुका है उसको एज इट इज लिख दो, जिसका नहीं हुआ उसका कर दो। समझ में आ गया, क्लियर है, चलते हैं आगे। एक सवाल देता हूं और तुम ट्राई करना, जैसे y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर बाई में एक्स स्क्वायर प्लस 1, आप इसको ट्राई करना, ठीक है, किस तरह से करते हैं। अगला सवाल, मैक्सिमा और मिनिमा कैसे निकालते हैं। देखो बच्चों, मैक्सिमा और मिनिमा निकालने के लिए आपको सेकंड डेरिवेटिव लगाना पड़ेगा। अब मैक्सिमा के लिए हम क्या करते हैं, यहां पे सेकंड डेरिवेटिव लेस देन 0 होता है, और मिनिमा के लिए सेकंड डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 होता है, और क्रिटिकल पॉइंट अगर जहां पे ऑब्टेन करना है वहां पे dy बाई डी एक्स की वैल्यू को हम 0 पुट कर देते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। जैसे सेकंड डेरिवेटिव कैसे करते हैं मैं करके दिखा देता हूं। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 है y, तो dy बाई डी एक्स क्या होगा, 2x प्लस 2 होगा, फर्स्ट डेरिवेटिव हो गया। सेकंड डेरिवेटिव कैसे करते हैं, इसका आप इसको एक स्टेटमेंट मान लो, इसको दोबारा यूज कर लो। जैसे dy बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी है मेरे पास,
2x प्लस 2 है, तो डी स्क्वायर वाई बाई में dx का स्क्वायर क्या होगा, 2 पावर 1 है, 1x 1 माइनस 1 प्लस 0, तो आपका आंसर आ गया 2। समझ में आ गया। तो अब आपका जो आंसर आया है वो 0 से बड़ा है, 0 से बड़े को क्या बोलते हैं, मिनिमा। ऐसे ही अगर आपका आंसर नेगेटिव में आता है, लेस देन 0 आता है, तो वो क्या हो जाएगा, मैक्सिमा। बस आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, मिनिमा और मैक्सिमा कैसे निकालते हैं, सेकंड डेरिवेटिव से निकालते हैं। क्लियर है। अगली चीज फिर आता है इसके अंदर इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, ये हमारा एक रिवर्स प्रोसेस होता है, किसका, डिफरेंशिएशन का। अब देखो बच्चों, डिफरेंशिएशन के अंदर क्या था भाई, जो x की पावर n है, पावर आगे n माइनस 1 होता है। यहां पे क्या करते हैं, जो x की पावर n dx है, हम n प्लस 1 बाई में n प्लस 1 कर देते हैं, पावर में एक ऐड करते हैं, उसके डिनोमिनेटर में पावर में एक ऐड कर देते हैं, प्लस में एक c आ जाता है। ये c क्या होता है, ये कांस्टेंट होता है। ये वही कांस्टेंट होता है जो डिफरेंशिएशन में आप जिस कांस्टेंट को आप 0 लिखते हो ना, जिसको आप गायब कर देते हो। जैसे मान लो मैंने यहां पे बोला एक्स स्क्वायर प्लस 2 है y, तो यहां पे मैंने तुम्हें बोला y इज इक्वल्स टू एक्स का स्क्वायर प्लस 2 है, तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2x कर दिया। अब आप यहां पे इस 2 को क्या लिखते हो, 0 लिखते हो। ये वही 0 है वो 0 है जो आपने चेंज नहीं हुआ, उसको आपने 0 लिखा। ये c वही है, वही कांस्टेंट है। ये कुछ भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर। जैसे मैंने यहां पे एक सवाल करके दिखाया हुआ है, y की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 5 है, तो आपने dy बाई डी एक्स को 2x लिख दिया। अब यहां पे 5 की वैल्यू को आपने 0 लिख दिया ना, तो ये डिफरेंशिएशन में जो गायब होने वाली टर्म होती है इंटीग्रेशन में, वो c बन जाती है। ऐसे याद रखो, जो डिफरेंशिएशन में कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, इंटीग्रेशन में वही टर्म जो है c बन जाती है। बस इतना याद रखो आप। क्लियर है। अगली चीज, फिर ये कुछ एक दो सवाल हैं, जैसे 2x है, इसकी पावर 1 है, x की पावर जैसे 2 तो मैं एज इट इज रखूंगा, x की पावर 1 है, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, डिवाइड बाई 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, 2 से 2 कटेगा तो x स्क्वायर प्लस c हो गया। तो हेयर c कैन बी एनीथिंग लाइक 5 10 एटसेट्रा, कुछ भी हो सकता है। क्लियर है। अच्छा, इंटीग्रेशन कितने प्रकार का होता है, 2 तरह का होता है। एक होता है डेफिनिट, डेफिनिट के अंदर c नहीं आता, क्यों, क्योंकि उसमें लिमिट्स होती हैं। और इनडेफिनिट में c आता है, क्यों, क्योंकि उसमें लिमिट्स नहीं होती। लिमिट्स नहीं होती तो मतलब उसके अंदर जो आंसर है वो एक नंबर ना आकर के क्या आएगा, कोई ना कोई आपके पास वेरिएबल आएगा। ठीक है, चलते हैं आगे। ओके, अब डेफिनेट इंटीग्रेशन में नीचे वाली लिमिट को लोअर लिमिट बोलते हैं, ऊपर वाले को अपर लिमिट बोलते हैं। तो कैसे करते हैं बच्चों, इसको सॉल्व करते हैं। x की पावर 1 है, तो 1 प्लस 1 बाई में 1 प्लस 1, यहां पे ब्रैकेट लगाओ, लोअर लिमिट अपर लिमिट। पहले बीच वाले को सॉल्व करो, एक्स स्क्वायर बाई 2। इतना तो दोनों में सेम है। अब आप में इसमें फर्क क्या है दोनों के अंदर, इसमें आप ना x में 2 पुट करोगे, 2 का स्क्वायर बाई 2, माइनस का साइन लगा दो। अब 1 को x में पुट कर दो, 1 का स्क्वायर बाई 2, कितना हो गया, 4 बाई 2 माइनस 1 बाई 2, 2 कट गया 2, 2 दूनी 4 और 1 3/2 आपका आंसर आ गया। मतलब x में एक बार ऊपर वाला पुट करो, माइनस का साइन लगाओ, फिर x में किसको पुट करो, नीचे वाले को पुट करो। x में ऊपर वाले को पुट किया, माइनस x में नीचे वाले को पुट किया। बस इतना ही गेम है इसके अंदर। कोई भी सवाल आ जाए, कैसा भी सवाल आ जाए, 1 मिनट में कर सकते हो। अब देखो, मैथ के क्वेश्चन तो आने से रहे बड़े बड़े, सिंपल सिंपल आता है, टी डी टी इस तरह का आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, इसमें क्या होता है जी, सिंपल है, x की पावर 2 प्लस 1 बाई 2 प्लस 1 प्लस c आ गया, तो x पावर 3 बाई 3 प्लस c, ये आपका आंसर आ गया। दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया। डेफिनेट में क्या होता है, लिमिट्स होती हैं, इनडेफिनेट में क्या होता है, लिमिट्स नहीं होती, तो वहां कांस्टेंट c आ जाता है। चलते हैं आगे। अब आपको क्या करना है इसके अंदर, जैसे इस तरह के सवाल हैं, आपने वर्क डन वाला क्वेश्चन पढ़ा होगा, ठीक है। जैसे वर्क पावर एनर्जी के अंदर एक सवाल था, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का ना वेरिएबल फोर्स है। देखो फोर्स यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है, ऐसे अप डाउन हो रहा है, ठीक है, लहरों की तरह। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ऐसे स्ट्रिप्स बनाते थे, स्ट्रिप्स इस तरह से। ये जो स्ट्रिप्स आप देख रहे हो, इन स्ट्रिप्स को बोलते हैं एरिया अंडर द ग्राफ। यहाँ पे एक स्ट्रिप ले लो, जैसे किटकैट की चॉकलेट होती है, उसमें रेक्टेंगुलर स्ट्रिप होती है, सेम यहाँ पे वही ले लो, ये KITKAT, ठीक है, समझने में आसानी रहेगी इसीलिए एग्जांपल लिया। तो यहाँ पे ये एक आपको क्या दिख रहा है, ये आपको रेक्टेंगल दिख रहा है, OABD। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। तो इसमें एरिया लिख लो, एरिया इज इक्वल्स टू लंबाई चौड़ाई।
लंबाई का नाम क्या है, dx है, dx लिख दो। चौड़ाई का नाम क्या है, चलो आप किसी का मर्जी ले लो, ये चौड़ा है तो इसको dx ले लो, ये लंबा है तो इसको f ले लो। समझ में आ गया? रेक्टेंगल तो समझ में आ रहा होगा ना, ये dx है, ये वाला क्या है, f है। क्लियर है? तो f इंटू dx क्या होता है, आप लोगों ने 11th 12th दोनों पढ़ी हैं, तो उसके अंदर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या देखा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट वर्क डन होता है। इसको मैं वर्क डन लिख देता हूं dw। तो देखो एरिया की वैल्यू किसके इक्वल आ रही है, वर्क डन के इक्वल आ रही है। तो यही चीज मेरे को यहां बतानी थी इस टॉपिक में। एरिया अंडर ग्राफ, एरिया अंडर द ग्राफ आपको निकालना है। शेप कोई भी हो, कोई मायने नहीं रखता। ये एग्जांपल मैंने जान करके उठा लिया क्योंकि बच्चे इसमें बड़ा कंफ्यूज रहते हैं, तो ये बिल्कुल ईजी है। एरिया ले लो एक स्ट्रिप का, फिर इसके बाद आप इसको क्या करोगे, dw f dx इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड। कहां से कहां तक, यहां पे लिख दो xi से यहां लिख दो xf तक। ठीक है, ये मैथ की, इसके फिजिक्स के अंदर आएगी चीजें। सिंपल मैथ हमारा क्या है, इसके अंदर फोर्स की वैल्यू डालनी है, इंटीग्रेशन करना है, आपको जो आंसर आएगा वो निकाल के अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देना है। अगली चीज, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर ये रेक्टेंगल यहां तक ले लो। अब ये क्या है, ओ ए बी डी। अब मैं तुम्हें सिंपल बात पूछता हूं, एरिया क्या होगा यहां पे, ये रेक्टेंगल है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो ओ डी इंटू बी डी, यही होगा इसके अंदर, ओ डी इंटू बी डी। अब ओ डी का नाम क्या है, टी है, और बी डी का नाम क्या है, जो यहां वाई एक्सिस पे वी है, तो वी टी इज इक्वल टू एरिया हो गया। ठीक है, वी टी किसके इक्वल होता है, वेलोसिटी मल्टीप्लाई टाइम किसके इक्वल होता है। इसके लिए आपको वेलोसिटी का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। तो एरिया की वैल्यू डिस्प्लेसमेंट के इक्वल आ रही है, तो एरिया की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, डिस्प्लेसमेंट के। तो आपको क्या करना है, ग्राफ के अंदर हमेशा, कई बार नहीं समझ में आ रहा हो कैसे करना है, क्या आप पूछ रहे हैं, तो आपने काम करना उसके अंदर मल्टीप्लाई करके देख लेना वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस को, आपको समझ में आ जाएगा। समझ में आ गया, तो आपको ये चीजें ध्यान रखनी है। फिर इसके बाद ये कुछ फॉर्मूलाज हैं बच्चों, ये आपको सारे फॉर्मूलाज मैंने लिख दिए हैं, आप इसका चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, थोड़ा पीछे हो जाता हूँ, और या फिर आप इसको कॉपी में नोट कर लो, नहीं तो आपको गूगल पे सब मिल जाएगा, फॉर्मूलाज हैं। आपको ये फॉर्मूलाज याद रखने पड़ेंगे, जो बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं मैं तुम्हें बता देता हूँ। जैसे ये सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, मतलब आप ऐसे देखोगे 99% तो ये यूज़ हो रहा है। ठीक है, ये थोड़ा बहुत कभी कभी हो जाएगा किसी सवाल में, ये बहुत यूज़ होता है, फुल यूज़ होता है ये भी। ये दो तो बड़े पक्के यूज़ होंगे, दोनों भाई हैं ये, साइन कोस टेन। वैसे तो साइन कोस टेन जो है ना, तीनों ही खतरनाक हैं, बहुत खूब यूज़ होते हैं। ठीक है, चलते हैं आगे। अच्छा, अब इनके डिफरेंशिएशन करना है, सॉरी इनका इंटीग्रेशन करना है आपको। अब इनके इंटीग्रेशन के लिए आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे सबसे पहले इनको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना है। जो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर मैंने फॉर्मूलाज बता रखे थे, जैसे साइन स्क्वायर एक्स है, इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, 1 माइनस कॉस 2x डिवाइड बाई 2, ये साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है, ये ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है। ठीक है, आप इसको यहां पुट कर दो, साइन को क्या पुट करेंगे आप, इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस cos 2x डिवाइड बाई 2 इंटू डी एक्स हो गया। ठीक है, अब इसके बाद 2 बाहर आ गया, 1/2, और इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस 2x इंटू डी एक्स हो गया। ये चीज़ है हमारे पास। ठीक है, तो जस्ट एक तुम्हें वे बता रहा हूं, ये वाला जो क्वेश्चन है, आपको ये दोनों क्वेश्चन देखने को मिलेंगे क्लास 12th के अल्टरनेटिंग करंट के अंदर। वहां पे आपको, जिसने अगर 12th कर ली है, जो ये वीडियो देख रहा है, उसको समझ में आ गया होगा ये मैं क्या कर रहा हूँ। आपने ऑल्टरनेटिंग करंट के अंदर जो हमारे डेरिवेशन है, जैसे पावर एसोसिएटेड विद द एलसीआर सर्किट वगैरह वगैरह के टॉपिक थे, तो उनमें आपको ये डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन देखने को मिलेगा। तो वहाँ पे हम साइन स्क्वायर को ब्रेक करते हैं, जैसे आरएमएस वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, जो आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट होती है, उसके अंदर जो डेरिवेशन होता है, जो वैल्यू निकालते हैं I0/√2, वो इसी फॉर्मूले से निकलती है। ठीक है, अच्छा, अब आपको क्या करना है, इसके अंदर dx को मल्टीप्लाई कर देना है। तो 1/2 तो एज इट इज है ही, इंटीग्रेशन ऑफ dx हो गया माइनस इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x हो गया इंटू dx हो गया। अब इसको सॉल्व करना आपको इजीली आता है, आप कर सकते हो। dx का इंटीग्रेशन x होता है, ये याद रखना, और cos 2x का क्या होता है, cos 2x का इंटीग्रेशन होता है sin 2x। तो मैं कर देता हूं इसको सॉल्व, dx का इंटीग्रेशन x होता है माइनस, और cos 2x का क्या होता है, sin 2x। अब यहां पे क्या होता है, डिवाइड बाय 2 आ जाएगा। अब यहां पे डिवाइड बाय 2 क्यों आया, क्योंकि मैंने आपको बताया था, जब डिफरेंशिएशन करते हो, जो कोस या साइन के बाद होता है उसका डेरिवेटिव करना है। डिफरेंशिएशन में तो मल्टीप्लाई हो जाता है, और इंटीग्रेशन में वो डिवाइड में चला जाता है। ये आपका आंसर आ गया।
ठीक है, कॉस वाला आप खुद करोगे, इसका फॉर्मूला मैंने लिखा हुआ है। अगली चीज क्या है इसके अंदर, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। अब इसका इंटीग्रेशन करना है। देखो अब आप क्या करो, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर पहले ना dx को मल्टीप्लाई कर दो सारे के साथ प्लस में, और इंटीग्रेशन को अलग अलग लिख लो, तो इससे ना कंफ्यूजन नहीं होगा आपको बिल्कुल भी कि चल क्या रहा है। ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है। अच्छा, तो एक्स स्क्वायर को क्या लिखोगे, x2 प्लस 1 बाई 2, इसके पावर 1 है तो 2x की पावर 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस 1, और dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है, तो x पावर 2 प्लस 1 क्या हो गया, x पावर 3, यहाँ पे 1 आएगा, सॉरी 3 बाई 3 आ गया, प्लस में 2x स्क्वायर बाई 2 आ गया, प्लस में 2x आ गया, ये आपका आंसर आ गया। प्लस से लिख देंगे क्योंकि हमारा ये बिना लिमिट वाला है। ठीक है, अब उसके बाद साइन 2t क्या है, अब t के रिस्पेक्ट में आ गया, तो साइन 2t का क्या होता है हमारे पास, साइन का क्या होता है, माइनस का कॉस ऑफ 2 इंटू टी डिवाइड बाई क्या करेंगे आप, 2 कर देंगे, ये आपका आंसर आ गया। क्लियर है ना, समझ में आ रही है बातें। लिमिट्स आ जाएगी तो इसके अंदर लिमिट पुट कर देना, जैसे मानो यहाँ लिमिट आ गई 0 से π/2 आ गया। ठीक है, तो आप यहाँ क्या करोगे, t के अंदर आप π/2 माइनस पुट कर दोगे। देखो मैं करके दिखाता हूँ, माइनस का 1/2 बाहर ले लो, लिमिट्स ले लेते हैं ना 0 से π/2, तो cos 2 इंटू π/2 हो गया, माइनस देखो 2 मैंने बाहर ले लिया, माइनस बाहर ले लिया, और बाकी हमारे पास बचेगा अंदर cos 2t, तो t में π/2 पुट कर दिया, फिर cos लिखा, फिर 2 लिखा, फिर 0 पुट कर दिया, ब्रैकेट बंद कर दी, माइनस का 1/2। यहाँ क्या बच गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, cos पाई क्या होता है, -1 होता है, cos 180 -1 होता है, याद रखना, माइनस में cos 0 1 होता है, तो आंसर कितना आ गया, माइनस माइनस -2 और बाहर क्या है 1/2 गुणा में माइनस का 1/2, माइनस से माइनस कट गया, 2 से 2 कट गया, आंसर आ गया 1, ये आपका आंसर आ गया। क्लियर है, समझ में आ गई। चलो नेक्स्ट है कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स देखो बच्चों, कंपोनेंट्स बच्चे को बड़ी प्रॉब्लम आती है, 5 मिनट लगाऊंगा, इससे ज्यादा नहीं। ये हमारे पास जैसे मान लो कोई भी एक ऐसे है, ये एंगल थीटा है, ये मान लो कोई भी ए है, तो ये होता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो इस चीज को हम बोलते हैं ए कॉस थीटा, और इसको बोलते हैं ए साइन थीटा। ये हमारे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट हो गए जहां पे 90 डिग्री का एंगल बनता है। ये समझ में आ गई बात। अब अगली चीज क्या है, अब ये मैंने कराया क्यों है, कई बार बच्चों एक सवाल आता है, जैसे मान लो मैंने बोला कि ऐसे एक फोर्स लगाया, थीटा एंगल है, ये एफ है, तो मैंने बोला कि आप इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालो, तो बच्चों को प्रॉब्लम आती है, जिनका बेसिक सही नहीं है उसको प्रॉब्लम आएगी। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा, एफ एक्स होगा, वर्टिकल क्या होगा, एफ वाई होगा। एफ एक्स की वैल्यू क्या हो गई, एफ कॉस थीटा, एफ वाई की वैल्यू क्या हो गई, एफ साइन थीटा। ये हमारे आंसर आ गए, एफ कॉस थीटा, एफ साइन थीटा। और भी बहुत सी चीज़ है, जैसे मान लो मैंने बोला ये बादल है, यहाँ से बारिश आ रही है, ऐसे ये बारिश आ रही है, और ये यहाँ से मान लो 53 डिग्री के एंगल पे है, वेलोसिटी है v। अब आपको यहाँ पे इसके कंपोनेंट बना के इसको सॉल्व करना है, रेन मैन प्रॉब्लम आ गई, तो यहाँ कैसे करोगे आप इसको। अब जैसे मान लो इसको मैं यहाँ बना लेता हूँ, इस तरह से बाहर निकाल लो इसको, ये 53 डिग्री है, ये v है, v की वैल्यू कुछ भी ले लो, मान लो 20 है या 10 है, 10 ले लो, ये 10 है, तो ये क्या हो जाएगा 10 cos 53, नीचे क्या आ जाएगा 10 sin 53 डिग्री। हो गया, समझ में आ गया। ऐसे कोई भी सिचुएशन आ जाती है। और देख लो, जैसे मान लो और कोई सवाल ले लेते हैं, (37 डिग्री मान लो 10 है, तो आपको बोला कि बताओ इसके अंदर, ये आ गया 10 cos 37, ये आ गया 10 sin 37। अब 37 और 53 की वैल्यू नहीं पता होती, उसको भी देख लो। ये हो गया 37 डिग्री, इसके सामने लिखो 3, यहां लिखो 4, यहां लिखो 5, रट लो इस चीज को, 3 4 5, 3 4 5, 37 है, 37 के सामने 3 आएगा। अब इसी का एक और ट्रायंगल है, उसको भी याद रख लो। यहाँ पे मान लो 53 डिग्री है, यहाँ 4 कर दो, यहाँ 3 कर दो, यहाँ 5 कर दो, एक याद रख लो, दूसरा उसका कन्वर्स हो गया एक तरह से। जैसे 37 है तो 3 आएगा, अब उसका उल्टा क्या बचा 4, ये तो 5 रहना ही रहना है क्योंकि ये सबसे बड़ा होता है, हाइपोटेनस हो गया। ठीक है, और भी चीज़ें बहुत हैं इसके अंदर। अब और चीज़ क्या होगी, जैसे मान लो आप लॉज ऑफ मोशन कर रहे हो, वहाँ पे ये एंगल थीटा है, तो यहाँ पे ये मास है m। अब ये बॉक्स जो है स्लाइडिंग प्रॉब्लम है, स्लाइडिंग मतलब ऐसे ऊपर और नीचे जा रहा है, तो इस सिचुएशन में बच्चे को कंपोनेंट नहीं बनाने आते, तो क्या करोगे आप, यहाँ पे इस mg को नीचे गिराओगे, mg। ठीक है, ये क्या हो गया, नॉर्मल रिएक्शन हो गया। ठीक है, अब यहाँ से एक लाइन नीचे खींच दो,
अब ये नॉर्मल रिएक्शन है, इसको कोई बैलेंस तो करेगा ना, इसको ले लो थीटा, क्योंकि ये थीटा है, जहाँ थीटा होता है वहाँ क्या हो जाता है, कोस हो जाता है, और उससे अपोजिट क्या आ जाएगा दूसरी डायरेक्शन में, mg साइन थीटा। ऐसे समझ में आ गया। ये हमारे ब्लॉक प्रॉब्लम वाले हैं, कौन से, स्लाइड वाली प्रॉब्लम्स, ठीक है। और भी ले सकते हो आप इसके अंदर, जैसे पेंडुलम प्रॉब्लम होती है, कई बार पेंडुलम वाले सवाल आ जाते हैं। पेंडुलम मान लो यहाँ है, पहले मान लो पेंडुलम यहाँ था, उसने बोला कि पेंडुलम ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, ये एंगल है थीटा, तो यहाँ पे मान लो m मास है, तो यहाँ से नीचे की तरफ जाएगा mg, ठीक है, ये थीटा है, तो यहाँ से ये हमारा हो गया थीटा, तो ये क्या हो जाएगा mg cos थीटा, और इधर की तरफ क्या आ जाएगा mg sin थीटा। समझ में आ गया। तो इस तरह की चीज़ें आपको आनी चाहिए, सवाल इनके ऊपर ही आते हैं, इन्हीं चीज़ों के ऊपर ही आते हैं ज़्यादातर, वेक्टर का रिजोल्यूशन वाली सारी चीज़ें। एक रिजल्टेंट वाला फॉर्मूला a² + b² + 2ab वाला, a² + b² + 2ab cos थीटा अंडर द रूट, ये सारी चीज़ें। तो ये कब होता है, जब हमारे को दो फोर्सेस दे रखे हैं, किसी भी एंगल पे मूव कर रहे हैं। जैसे मान लो ये कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, मैं मान लो इधर खींच रहा हूँ F1 से, तुम इधर खींच रहे हो F2 से, बीच का एंगल थीटा है, तो ये रिजल्टेंट हो गया हमारा। तो इस तरह की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, A आपका F1 हो जाएगा, B आपका F2 हो जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व। समझ में आ गया। तो इस तरह की चीज़ें हैं। तो ये बड़ा ही कॉम्पैक्ट वीडियो है इसके ऊपर, जिसके अंदर आपको जो मेन है, जो बेसिक एक बार आप स्टार्ट कर रहे हो नीट के लिए, तो उसके अंदर आपको एक बार इसकी ज़रूरत बहुत पड़ेगी, जहाँ पे इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, ये सब के फॉर्मूलाज आपको पता होने चाहिए। सारे मैंने यहाँ मेंशन कर दिए, आप इसकी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करो और PYQs लगाने शुरू कर दो। ठीक है बच्चों, बाय बाय, टेक केयर।